अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 11 साइंस के स्टूडेंट का हमारे फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के वीडियो लेक्चर नंबर 6 के अंदर आप तमाम 11 साइंस के स्टूडेंट का वेलकम है, इस्तकबाल है। आज का हमारा वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है स्केप वेलोसिटी। इसके बाद हम देखेंगे अर्थ सैटेलाइट, उसके बाद में हम देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, और उसके बाद में हम देखेंगे क्रिटिकल स्पीड या क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि सैयारा जो सैटेलाइट होता है उसको किस तरह से लॉन्च किया जाता है, किस तरह से उसको ज़मीन के अतराफ रिवॉल्व किया कराया जाता है, किस तरह से उसको ज़मीन के अतराफ घुमाया जाता है। ठीक है, यानी ज़मीन के अतराफ सैयारे को किस तरह से गर्दिश दी जाती है, किस तरह से उसे वहाँ पर पहुँचाया जाता है, ये आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो उसके अंदर उससे रिलेटेड हमारा पहला यहाँ पर टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं स्केप वेलोसिटी। उर्दू में कहते हैं हम इसको फरारी रफ्तार। तो पहले हम स्केप वेलोसिटी को समझते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे अर्थ सैटेलाइट और प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, यहाँ पर स्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको पता है जिसको हम उर्दू में रफ्तार कहते हैं। तो हम स्केप वेलोसिटी को समझने से पहले हम यहाँ पर चीज़ों को आसान कर देते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ एग्जांपल से इसको स्टार्ट करते हैं और फिर हम स्केप वेलोसिटी की बात करेंगे। तो आप यहाँ पर कंसिडर कीजिए कि इस तरह से ये हमारा अर्थ है, इस तरह से हमारी ये ज़मीन है। ठीक है, अब ज़मीन के सरफेस से हम कोई भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम वहाँ ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो कुछ बुलंदी पर जाने के बाद में, जैसा फॉर एग्जांपल हम अगर पत्थर ही फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो पत्थर कुछ बुलंदी पर जाता है, फिर वो क्या होता है ज़मीन की तरफ वापस लौटकर ज़मीन के सरफेस पर आकर गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम उसको वेलोसिटी देते हैं, पत्थर को ऊपर की तरफ भेजते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल वेलोसिटी। जो वेलोसिटी से पत्थर हमारा ऊपर जाता है या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम ज़मीन के सरफेस से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, जिस दौरान वो ऊपर जाता है अपनी कुछ वेलोसिटी से, तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं वर्टिकल, उमूदी रफ्तार। ठीक है, तो उमूदी वर्टिकल उसकी वेलोसिटी होती है। वर्टिकल वेलोसिटी से कुछ बुलंदी पर जाता है और वापस क्या होता है ज़मीन पर आकर गिर जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि यहाँ से हम इस तरह से हमने पत्थर को फेंके। ठीक है, यहाँ पर आप तोप कंसिडर कीजिए। तोप देखें आपने, जिससे हम बारूद का जो गोला होता है उससे हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसकी कुछ इसके अंदर से एक गोला निकला बारूद का, वो निकला इस तरह से और उसकी वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी से वो बाहर निकला। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो कुछ बुलंदी पर जाने के बाद में क्या होता है, दोबारा से ज़मीन पर आकर गिर जाता है। ठीक है, सॉरी, दो क्या होता है, उसको जब हम शूट करते हैं, उसको जब हम भेजते हैं तो क्या होता है, कुछ बुलंदी पर जाता है, फिर वापस क्या होता है, वो ज़मीन के सरफेस पर आकर गिर जाता है। फिर अगर हम इसकी और वेलोसिटी को बढ़ा दें तो यहाँ पर भी हम फिर देखते हैं कि वो थोड़ा सा और आगे जाके क्या होता है, गिरता है। ठीक है, फिर और अगर हम इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दें, ठीक है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि फिर से वो दोबारा क्या होता है, ज़मीन के सरफेस पर आकर गिर जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वेलोसिटी से हमने फेंके तो वो इस मुकाम पर आकर गिरा, फिर उससे ज़्यादा वेलोसिटी से भेजे तो वो इस मुकाम पर आकर गिरा, फिर उससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी से भेजे तो हमने वो फिर इस मुकाम पर ज़मीन के सरफेस पर आकर गिरा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर हम जो गोले को दाग रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। जब उसकी वेलोसिटी कम होती है तो ऑब्जेक्ट कुछ दूर जाता है और फिर सरफेस पर आकर क्या होता है, गिर जाता है। तो ये तीनों भी केसेस के अंदर इसी तरह से हो रहा है। हम वेलोसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ज़मीन के सरफेस पर आकर गिर जा रहा है। अब यहाँ पर आप कंसिडर करो कि आपके पास में इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट ज़मीन के सरफेस पर ना गिरते हुए ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब इस वेलोसिटी से जब हमने ये वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को यहाँ पर शूट किए, इसको फेंके, तो ये इस तरह से क्या करेगा, ज़मीन के अतराफ़ में क्या करेगा, इस तरह से रिवॉल्व करेगा। ज़मीन के अतराफ़ में क्या होगा, हमारी अर्थ के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस तरह से क्या करेगा, गर्दिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास में वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, इन तीनों केसेस के अंदर जो वेलोसिटी होती है उससे अगर ज़्यादा वेलोसिटी अगर हमारे पास में है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमारे ज़मीन के अतराफ़ में वो क्या करता है, गर्दिश करता है। अब अगर हम इसकी और वेलोसिटी को बढ़ा दें, ठीक है, अब इसकी हम और वेलोसिटी को इससे ज़्यादा अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा दें तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। तो हम कंसिडर करते हैं कि इस मुकाम पर जब ऑब्जेक्ट आ गया है तो ये जो मुकाम है ये इन्फिनिटी है, यानी हमने ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी दी है, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी दी है कि वो क्या हो गया, ज़मीन की ग्रेविटी से वो क्या हो गया, हमेशा के लिए आज़ाद हो गया और वो कहाँ पर पहुँच गया, वो इन्फिनिटी पर पहुँच गया। जब वो इन्फिनिटी पर यहाँ पर पहुँच जाएगा ऑब्जेक्ट, तो वो ज़मीन की ग्रेविटी से आज़ाद हो जाएगा, वो ज़मीन के अतराफ में नहीं घूमेगा। जैसे यहाँ पर हमने देखे चारों केसेस के अंदर
जो 3 केसेस है उसमें ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ज़मीन की ग्रेविटी से बंधा हुआ है, ज़मीन पर आकर वो क्या होता है, गिर जाता है। लेकिन जब हम उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ज़मीन के अतराफ में गर्दिश करता है, तब भी उस पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, अमल करती है। लेकिन जब हम उसकी वेलोसिटी को और बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन्फिनिटी पर पहुंच जाता है, एक लामहदूद फासले पर, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर क्या होता है, पहुंच जाता है। जब वो इन्फिनिटी पर यहाँ पहुंच जाएगा, इस मुकाम पर जब पहुंच जाएगा, तो उस पर जो ज़मीन के ज़रिए ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करेंगी वो क्या हो जाएंगी, वो सिफर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो आप देख रहे हैं, अब इससे ज़्यादा अगर मैं और वेलोसिटी यहाँ पर लूँ ऑब्जेक्ट के लिए, अब मैं यहाँ पर आपको और इससे ज़्यादा ये जो वेलोसिटी है इसको v1 नाम कंसिडर करते हैं, v1 हमने वेलोसिटी दिए थे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ज़मीन के सरफेस से इन्फिनिटी पर पहुंच गया। अब और हमने इसको थोड़ी सी वेलोसिटी को बढ़ाए इस तरह से, तो ये तब भी क्या हो गया, ये इन्फिनिटी पर आकर पहुंच गया है जैसे पहले पहुंचा था। ठीक है, और हम इसकी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, इसको v2 नाम दे दिए। अब v3 वेलोसिटी से हम इसको लेकर आते हैं, तब भी हम देखते हैं यहाँ पर v3 वेलोसिटी से भी ये क्या होता है, इन्फिनिटी पर पहुंचता है। तो यहाँ पर ये तीनों वेलोसिटी v1 v2 v3 वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच रहा है, इन्फिनिटी पर पहुंच रहा है, लामहदूद फासले पर पहुंच रहा है, जहाँ पर ज़मीन के ज़रिए ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटी अमल कर रही है वो कितनी है, ज़ीरो है। ठीक है, इन्फिनिटी पर यहाँ पर रहेंगी। यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में अगर रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तब उसके ऊपर ज़मीन के ज़रिए ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करेंगी। लेकिन जब वो इन्फिनिटी पर पहुँच जाएगा, लामहदूद फासले पर जब पहुँच जाएगा ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होंगी, अर्थ के ज़रिए अमल करने वाली सिफर होंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तीन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी भी से भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पहुंचा, ये वेलोसिटी से भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पहुंचा, ये वेलोसिटी से भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पहुंचा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं v1 इज़ लेस देन v2 और v2 इज़ लेस देन v3। ऐसी है ना, v1 जो है वो v2 से कम है और v2 जो है वो v3 से कम है। लेकिन तीनों केसेस के अंदर, तीनों वेलोसिटी के सबब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पहुंच रहा है। तो यहाँ पर ये जो मिनिमम वेलोसिटी है, मिनिमम, इसमें तीनों में से हम मिनिमम किसको कह सकते हैं, v1 को कह सकते हैं, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी के सबब जितनी हमने मिनिमम वेलोसिटी दी है, ये तीनों के रिस्पेक्ट में हम इसकी बात कर रहे हैं मिनिमम वेलोसिटी की, ये तीनों के रिस्पेक्ट में जो मिनिमम वेलोसिटी है v1, इसी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी, इसी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। उर्दू में कहा जाता है इसको फरारी रफ्तार। क्या कहा जाता है, फरारी रफ्तार, और इसको हम वी से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फरारी रफ्तार क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, तो इसकी तारीफ हम ऐसे बयान कर सकते हैं एग्जाम्पल पर से, कि जिस्म को ज़मीन के तजाज़बे से, यहाँ ज़मीन की, अब किसी भी प्लानेट की बात कीजिए आप, अब उसको प्लानेट से आप क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को उस प्लानेट से आप उसकी ग्रेविटी से उसको आज़ाद कर रहे हैं उस जिस्म को। यहाँ हमने ज़मीन कंसिडर की है, तो हम ज़मीन की बात कहेंगे कि किसी भी जिस्म को ज़मीन की ग्रेविटी से आज़ाद कराने के लिए, किसी भी जिस्म को ज़मीन की ग्रेविटी से आज़ाद कराने के लिए, आज़ाद से मुराद उसे इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए दरकार कम से कम रफ्तार को, ये बात पर ध्यान दीजिए आप, मिनिमम, कम से कम बोला जा रहा है यहाँ पर, किसी जिस्म को ज़मीन के ग्रेविटी से आज़ाद कराने के लिए दरकार कम से कम रफ्तार को क्या कहा जाता है, एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। उसको हम उर्दू में फरारी रफ्तार कहते हैं। ठीक है, अब ये फरारी रफ्तार कितनी होती है, हमारे ज़मीन के ऊपर से अगर किसी जिस्म को हमको आज़ाद कराना है, इन्फिनिटी तक पहुंचाना है, तो हमको कितनी रफ्तार दरकार होंगी, कितनी एस्केप वेलोसिटी हमारे पास में होंगी। तो इसके लिए हमारे पास में फार्मूला है, अभी हम थोड़ी देर में ही क्या करेंगे, फार्मूला अखज़ करेंगे। लेकिन मैं जनरली आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़मीन के ऊपर, अगर हम ज़मीन के सरफेस पर है और हमको किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक पहुंचाना हो, तो हमारे को कम से कम एस्केप वेलोसिटी लगती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड के अंदर अगर हमारे पास में इतनी वेलोसिटी है, यानी एक ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 11 किलोमीटर का फासला अगर तय करता है, तब वो ऑब्जेक्ट इस स्पीड से अगर जाता है, यानी इस एस्केप, ये कितनी है, ये हमारी ज़मीन की ग्रेविटी से आज़ाद कराने के लिए हमारे पास में क्या है, एस्केप वेलोसिटी है, यानी 11 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में बहुत बड़ी ये क्या है, रफ्तार है, बहुत ज़्यादा मिकदार में क्या है, रफ्तार है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर किलोमीटर लिखा हुआ है, 11 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में अगर ऑब्जेक्ट 11 किलोमीटर का फासला तय करता है, तो वो मिनिमम वेलोसिटी हमारी कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। किसके लिए, हमारे ज़मीन से किसी जिस्म को आज़ाद कराने के लिए। तो हमारे ज़मीन के ऊपर से किसी जिस्म को ग्रेविटी से आज़ाद कराना है हमको, उसको लेके जाना है हमको इन्फिनिटी तक, तो हमको कितनी वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी इतनी एस्केप वेलोसिटी की हमको ज़रूरत पड़ेगी। ये जो एस्केप वेलोसिटी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे अतराफ़ में, हमारे ज़मीन के अतराफ़ में जो एटमॉस्फेयर है,
जो फ़िज़ा है, जो हवा है, उसको हम यहाँ निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसको यानी हम यहाँ ऐसा कंसिडर करके चलते हैं इस वेलोसिटी के लिए कि ज़मीन के अतराफ में किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एटमॉस्फेयर जब यहाँ, जबकि रियलिटी में तो है, ज़मीन के अतराफ में एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के ज़रिए, हवा के ज़रिए क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट कोई ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हवा के ज़रिए, एटमॉस्फेयर के ज़रिए क्या होंगी, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अमल करेंगी, और वो फोर्स जो रहेंगी वो हमारी एस्केप वेलोसिटी के मुखालिफ रहेंगी, यानी वो एस्केप वेलोसिटी को क्या करेंगी, हमारे कम करेंगी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इस केस में इस वेलोसिटी के लिए ये कंसिडर करके चलते हैं कि यहाँ पर ज़मीन के अतराफ में एटमॉस्फेयर हमारा नहीं है। अगर हमारे ज़मीन के अतराफ में अगर हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अब हमारे ऑब्जेक्ट को, हमको अगर ग्रेविटी से आज़ाद कराना है ज़मीन के, तो हमको इतनी वेलोसिटी क्या होती है, दरकार होती है। इतनी वेलोसिटी से हम हमारे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, हम इन्फिनिटी तक हम उसको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। चलिए अब इसके लिए हम फार्मूला अखज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से ज़मीन के सरफेस से क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, यानी उसके लिए हमारे पास में वेलोसिटी है, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट ज़मीन के सरफेस से इन्फिनिटी तक जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम काइनेटिक एनर्जी का हमको फार्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv², है ना। ये एक ऑब्जेक्ट है ज़मीन के सरफेस से, उसको इन्फिनिटी तक जाना है, लेके जाना है उसको एस्केप वेलोसिटी के साथ में, तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mve², ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये काय में कन्वर्ट हो जाएंगी, हमारी ये एस्केप वेलोसिटी में, हमारी फरारी रफ्तार में ये वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट ज़मीन के सरफेस से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 1/2 mve²। m क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास है जिस ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ve क्या है, उसकी एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हो गई, हमको काइनेटिक एनर्जी मिल गई उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी जब उसको मिली, तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी भी होंगी। पोटेंशियल एनर्जी यानी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी उससे कहा जाता है कि किसी जिस्म को तजाज़ुबे से आज़ाद कराने के लिए दरकार कम से कम तवानाई को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी यानी यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या, काम, है ना। इससे पहले का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, वहाँ पर हमने क्या बताए थे आपको कि किसी जिस्म को, कोई जिस्म अगर ज़मीन के सरफेस पर हो और उसको अगर हमको इन्फिनिटी तक लेके जाना हो, तो यहाँ हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क होगा ज़मीन के सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए, जो काम होगा वो होगा हमारा Gmm/r, ठीक है। नहीं, जी बोले तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम बोले तो अर्थ का मास है, स्मॉल एम बोले तो ऑब्जेक्ट का मास है, और आर जो है वो हमारे ज़मीन का क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर हमको इतना काम करना पड़ेगा। इससे पहले हमने देखे थे कि हमको अगर किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से इन्फिनिटी तक ले जाना है, तो उसके लिए जो काम करना पड़ेगा हमको कितना रहेगा, Gmm/r। और ये काम काय में कन्वर्ट होता है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहेंगी, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी Gmm/r। तो ये हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल गई ऑब्जेक्ट को, कि उसको अगर हमको ज़मीन के सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाना हो, तो हमको कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेंगी, Gmm/r। ये स्मॉल एम है, ठीक है, Gmm/r। तो यहाँ हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी भी है ऑब्जेक्ट की, जो ज़मीन के सरफेस से इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसकी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक है। यानी इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी जिस्म को या जो भी सैयारचा है, अब जिस्म तो नहीं, यहाँ पर हम सैयारचे को भेजते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को नहीं भेजते, हम सैयारचे को भेजते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जिस्म की बात करते हैं, जिस्म को ज़मीन के सरफेस से आज़ाद कराने के लिए जो तवानाई बिल हरकत दी जाती है, जो काइनेटिक एनर्जी दी जाती है, वो तवानाई बिल कवा की शक्ल में दी जाती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि किसी भी जिस्म को ज़मीन के तजाज़ुबे से आज़ाद कराने के लिए जो तवानाई बिल हरकत दी जाती है, वो काय की शक्ल में दी जाती है, वो बाइंडिंग एनर्जी की शक्ल में दी जाती है, या फिर वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में दी जाती है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी ऐसा हम लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को, जिसको हम ज़मीन के सरफेस से आज़ाद कर रहे हैं, उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो वो काय की शक्ल में दी जाती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में दी जाती है। अब हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी भी है, उसकी वैल्यू रख देंगे हम 1/2 mve², ठीक है, ve², ठीक है। इधर पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास में अभी हमने देखे Gmm/r, ठीक है। इधर m से m कैंसल, ठीक है, 2 उस तरफ चले जाएगा तकसीम से, तो ve² इज इक्वल टू 2 Gm
अपॉन आर, स्मॉल एम जो है वो क्या हो गया यहाँ से कैंसिल हो गया दोनों साइड से। तो इधर की ये इसका वेलोसिटी के ऊपर स्केयर हटेगा, इधर क्या लगेगा जजर लगेगा, तो ये हो जाएंगे हमारी स्केयर वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gm अपॉन आर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हमको मिल गई कि सतह ज़मीन से किसी जिस्म को हमको इन्फिनिटी तक ले जाना हो या उसको इसकी स्केप वेलोसिटी हमको फाइंड करना हो, तो उसके लिए ज़ाब्ता हमारे पास में आ गया। स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या मिली हमको, √2gm अपॉन आर। ठीक है, अभी हमने थोड़े दिन पहले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो जी होता है जो जी होता है शक्ली असरा जो होता है, उसके लिए हमने ज़ाब्ता अख़ज़ किए थे। ठीक है, शक्ली असरा, ज़मीन का जो शक्ली असरा होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमने निकाले तो हमको पता होगा आपको, वो था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए GM/R है हमारे पास में, अगर इसको हम आर स्क्वायर कर देते हैं, इसको आर स्क्वायर करते हैं तो उसकी जगह हम GM अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम जी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे अगर इसको आर स्क्वायर करना है तो मुझे यहाँ पर ज़रब में भी आर को लेकर आना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, √2gm। अब मुझे एक आर में शुमार को निंदा में ले रहा हूँ तो एक आर मुझे नसब नुमा भी लेना पड़ेगा, और एक आर ऑलरेडी यहाँ पर है तो आर ज़रा आर क्या होगा, आर स्क्वायर। अब हमको पता है GM अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, तो GM अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल g। तो VE इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा यहाँ पर 2 GM अपॉन आर स्क्वायर क्या हमारा g, और आर क्या है हमारा यहाँ पर एज इट इज़। तो यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला मिल गया हमको, ये भी हमारा स्केप वेलोसिटी का फार्मूला है, ये भी हमारा स्केप वेलोसिटी का फार्मूला है। ठीक है, अब हमको पता है यहाँ पर 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है सतह ज़मीन के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर 6400 किलोमीटर नियर अबाउट। तो इस तरह से अगर हम वैल्यू रखते हैं तो इसका जो आंसर आता है हमारे पास में, वो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी हमारे जिस्म से, हमारे ज़मीन के सरफेस से किसी जिस्म को अगर आज़ाद कराना हो, ग्रेविटी से आज़ाद कराना हो, तो उसको कितनी कम से कम फरारी रफ्तार देना पड़ेगा, कितनी स्केप वेलोसिटी उसको दरकार रहेंगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में उसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इतनी वेलोसिटी जब हमारे पास में रहेंगी तभी हमारा जिस्म क्या होगा, ज़मीन की ग्रेविटी से आज़ाद होगा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ ख्याल रखना है कि हम एटमॉस्फेयर को, हमारे ज़मीन के अतराफ़ की जो हवा है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर निगलेक्ट कर देते हैं, उसको इस तरह से कंसिडर करते हैं कि ज़मीन के अतराफ़ में कोई एटमॉस्फेयर हमारे मौजूद नहीं है। अब ज़मीन के अतराफ़ अगर एटमॉस्फेयर मौजूद है तो जाहिर सी बात है जो वेलोसिटी दरकार होंगी हमको, स्केप वेलोसिटी जो हमको लगेंगी तो वो 11.2 से ज़्यादा लगेंगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये था स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी की तारीफ आप डबल से सुन लीजिए कि किसी भी जिस्म को ज़मीन की तजाज़बे से आज़ाद कराने के लिए, आज़ाद से मुराद उसको इन्फिनिटी तक पहुँचाने के लिए, उसको लामहदूद फासले तक पहुँचाने के लिए दरकार कम से कम तवानाई को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। जैसा कि आपको ये एग्जांपल में यहाँ पर बताया गया है, जो V1 है वो क्या है, हमारी स्केप वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए ये हो गया स्केप वेलोसिटी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्शन अर्थ सैटेलाइट। ठीक है, तो आप सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट आपको पता है, आप सुनते हैं। ठीक है, सैटेलाइट, अर्थ सैटेलाइट पढ़ना है। ठीक है, अर्थ सैटेलाइट, उर्दू में हम इसको सैयारचा कहते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट क्या होता है, किसका सैटेलाइट, ज़मीन का सैटेलाइट। तो पहले आप सैटेलाइट, उर्दू में इसको कहा जाता है सैयारचा। सैटेलाइट, तो सैटेलाइट क्या होता है, तो सैटेलाइट की तारीफ सबसे पहले आप ये सुनिए, सैयारचा किसे कहते हैं। सैयारचा उसे कहा जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट, अब यहाँ ज़मीन की बात की जा रही है, अर्थ सैटेलाइट की बात की जा रही है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर कोई, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, और ज़मीन के अतराफ़ में अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, गर्दिश कर रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, ज़मीन के अतराफ़ में क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो जिस्म है, अब इसको नाम देते हैं, ये हमारी सेंटर में क्या है, अर्थ है, ज़मीन है, और ये P ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड, अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, ये गर्दिश कर रहा है। तो P जो हो गया, ये ज़मीन का क्या हो गया, ये सैटेलाइट हो गया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई जिस्म ज़मीन के अतराफ़ में चक्कर लगाता है, सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई जिस्म ज़मीन के अतराफ़ में चक्कर लगाता है या घूमता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ज़मीन का सैटेलाइट कहेंगे, उसको ज़मीन का हम क्या कहेंगे, सैयारचा कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पर P, ये क्या कर रहा है, हमारे ज़मीन के अतराफ़ में गर्दिश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो गर्दिश कर रहा है सैटेलाइट P, यही जो ऑब्जेक्ट है P जो ज़मीन के अतराफ़ में गर्दिश कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा सैटेलाइट, अर्थ सैटेलाइट। ठीक है, क्योंकि ज़मीन के अतराफ़ में गर्दिश कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में बेस्ट एग्जांपल आती है चाँद की। चाँद क्या होता है, हमारे ज़मीन के अतराफ़ में घूमता है,
हमारे ज़मीन के अतराफ में चाँद क्या करता है, गर्दिश करता है कि नहीं, हमको पता है। अगर इसको पी को आप चाँद कंसिडर कर लो, मून कंसिडर कर लो, तो हमको पता है ये क्या करता है, मून हमारे ज़मीन के अतराफ में क्या करता है, दायरी मदार में गर्दिश करता है। और उसको जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है वो 27 डेज़ लगते हैं उसको। 27 दिन में क्या कर लेता है वो, अपना एक चक्कर क्या करता है, ज़मीन के अतराफ मुकम्मल कर लेता है। तो चाँद क्या हो गया, हमारे ज़मीन का सैटेलाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर चाँद वाली जो एग्जांपल है वो बेस्ट है हमारे को समझने के लिए कि जो चाँद ज़मीन के अतराफ गर्दिश करता है, तो चाँद क्या है, ज़मीन का क्या है, सैटेलाइट है, ज़मीन का सैयारचा है। ठीक है, अब सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो यहाँ पर जो हमने चाँद वाली एग्जांपल बयान की तो उसमें जो नेचुरल सैटेलाइट है वो हमारा मून है। मून क्या कर रहा है, कुदरती तौर पर क्या कर रहा है, ज़मीन के अतराफ में गर्दिश कर रहा है। तो चाँद क्या हो गया, ज़मीन का कुदरती सैयारचा हो गया। ठीक है, यानी कुदरती तौर पर क्या कर रहा है, वो ज़मीन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। तो चाँद क्या हो गया, हमारे ज़मीन का कुदरती सैयारचा होगा। तो यहाँ पर हम सैटेलाइट को दो हिस्सों में क्या कर सकते हैं, अर्थ सैटेलाइट को हम दो हिस्सों में क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। तो एक है हमारे पास में नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास में आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तारीफ हुई है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन के अतराफ में गर्दिश करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट दो तरह के हमको देखने को मिलते हैं हमारे अर्थ के पास में। अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारे पास में एक नेचुरल सैटेलाइट होते हैं हमारे पास में, जो कुदरती तौर पर ज़मीन के अतराफ में गर्दिश करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल चाँद, हमारा जो मून होता है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का। ठीक है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट जिसको इंसान ने बनाया, इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए उसको क्रिएट किया, अपने हाथों से बनाया और उसको क्या किया, ज़मीन के रिस्पेक्ट में उसको क्या कर रहा है, वो घुमा रहा है, छोड़ रहा है। ठीक है, तो वो जब इंसान सैटेलाइट को सेंड करता है ज़मीन के सरफेस से, उसको वहाँ पर ज़मीन के अतराफ गर्दिश कराता है, तो वो सैटेलाइट कहलाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो हमको यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़ना है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आपको इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ गई कि वो सैटेलाइट, वो सैयारची जिसको इंसान ने अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, इंसान ने जिसको बनाया है और वो उसको इंसान ने क्या किया है, लॉन्च किया है, उसको छोड़ा है, कुछ उसको इंसान ने ज़मीन के अतराफ में क्या कराया है, गर्दिश कराया है। तो ऐसे सैटेलाइट को, ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे देश हैं, अमेरिका हो गया, ठीक है, जापान हो गया, चाइना हो गया, हर देश के पास में अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को क्या करते हैं, ज़मीन के अतराफ में क्या कराते हैं, वो रिवॉल्व कराते हैं, घुमाते हैं, और उससे कुछ ना कुछ अपना क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। अलग अलग पर्पस के लिए क्या होता है, सैटेलाइट अलग अलग मकसद के लिए सैटेलाइट क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं नेविगेशन के लिए, सर्वेलेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, लुकिंग इनटू स्पेस एंड मॉनिटरिंग द वेदर, यानी मौसम की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के मकसद। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको बनाते हैं। ठीक है, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहले तो हमने सैटेलाइट को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया, एक नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसको इंसान ने बनाया, वो दो तरह के होते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, और दूसरा होता है पोलार सैटेलाइट। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को एक और नाम दिया गया है जिसको हम आसानी से, इस पर से हम इसकी डेफिनेशन भी समझ सकते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो तरह के हैं, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट और दूसरा पोलार सैटेलाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों को समझ लेंगे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये भी इंसान ने बनाया, पोलार सैटेलाइट ये भी इंसान ने बनाया। ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, ये पोलार सैटेलाइट में और कम्युनिकेशन सैटेलाइट या पोलार सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से हमारी अर्थ है। ठीक है, आप ये कंसिडर कीजिए हमारी अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ का क्या है, ये इक्वेटर है। हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में देखा था, इसको हम खत इस्तेवा कहते हैं। ये ज़मीन का क्या इक्वेटर है,
और इसको हम पोल कहते हैं। यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है अर्थ का, यहाँ पर साउथ पोल होता है, ठीक है। तो जो सैटेलाइट इक्वेटर के प्लेन में रिवॉल्व करते हैं, इस तरह से ये प्लेन के अतराफ, ये जो इक्वेटर है हमारा, जो ख़त इस्तिवा है उसके मुस्तवी में जो गर्दिश करते हैं, यानी ये हमारी ज़मीन है इस तरह से, और ये वाला जो सैटेलाइट है, समझ लो यहाँ एक सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट है, ये क्या कर रहा है, इक्वेटर की प्लेन में, इक्वेटर के मुस्तवी में क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। तो ऐसे सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, या उसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं, जो इक्वेटर के मुस्तवी में क्या करता है, घूमता है, ठीक है। हमारी ज़मीन है और वो इस तरह से क्या कर रहा है, इक्वेटर, जो इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर की मुस्तवी में वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ज़मीन के अतराफ में चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे सैटेलाइट को कहा जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, या उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अब इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों कहा जाता है, तो जियो के मीनिंग होते हैं ज़मीन, जियो का मीनिंग होता है ज़मीन, स्टेशन यानी रुका हुआ, ठीक है, यानी ज़मीन के रिस्पेक्ट में रुका हुआ सैटेलाइट। अब यहाँ पर ये इसके लफ्ज़ी मायने होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों कहा जाता है, इसको हम समझेंगे, क्योंकि ज़मीन, यहाँ पर ये ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो सैटेलाइट होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट या जियो सैटेलाइट, ये ज़मीन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, रुका हुआ होता है। तो हम देखते हैं हमारे घर के अंदर D2H छतरी होती है कि नहीं, डिश टीवी D2H आपके घरों में छतरी होती है। तो हम देखते हैं कि जब हम उसको कनेक्ट करते हैं, तो उसका जब हम उसको लगाते हैं हमारे घर के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, उसका एक डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं, उस छतरी का हम क्या करते हैं, डायरेक्शन हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। एक बार डायरेक्शन उसका अगर फिक्स हो जाए, तो फिर हमारे टीवी के अंदर हमको चैनल्स दिखाई देते हैं, प्रोग्राम्स हमको दिखाई देते हैं, बार बार हमको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार हम उसको फिक्स कर देते हैं D2H को, फिर हम क्या होते हैं, फिर हमको टीवी के अंदर उसके सिग्नल्स मिलते हैं और हम उसके ऊपर जो प्रोग्राम होते हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं D2H के लिए, तो वो हमारा कौन सा सैटेलाइट होता है, वो हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं हम, कि एक बार हम इस छतरी को एक बार जो डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में एक बार ही फिक्स कर देते हैं, फिर हमेशा हमको उसको कभी भी उसको ये डायरेक्शन को, उसके मुकाम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये वाला जो सैटेलाइट होता है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका जो वक्त दौरा होता है वो 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है, यानी 24 आवर्स का क्या होता है, इसका टाइम पीरियड होता है। ज़मीन भी अपने एक्सिस पर क्या करती है, 24 आवर्स में क्या करती है, अपना एक चक्कर, अपनी एक गर्दिश क्या करती है, अपने एक्सिस पर क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है। तो यहाँ पर ज़मीन भी रोटेशन कर रही, ठीक है, और यहाँ पर सैटेलाइट भी रोटेशन कर रहा। यहाँ पर दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम है। ज़मीन भी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में अपनी गर्दिश मुकम्मल कर रही है, रोटेशन मुकम्मल कर रही है एक्सिस पर, ठीक है। और ये सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड कितना है, इसका भी टाइम पीरियड 24 आवर्स है। तो इस मुकाम पर अगर हम देखें, इस मुकाम पर से यहाँ से अगर ये शुरू करता है सैटेलाइट हरकत, तो ये सैटेलाइट क्या करेगा, 24 आवर्स के बाद में क्या होगा, ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। अब ये ज़मीन का ये वाला हिस्सा आप कंसिडर कीजिए, आप यहाँ पर खड़े हुए, ठीक है, ये सैटेलाइट आपके सामने है। तो अब जैसे जैसे ये रिवॉल्व करेगा 24 घंटे में, ये दोबारा से अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। तो ज़मीन भी तो रिवॉल्व कर रही, ज़मीन भी गर्दिश कर रही, तो ज़मीन भी 24 घंटे में घूमेंगी और आप भी क्या होंगे, ये इसी मुकाम पर आप वापस आ जाएंगे। यानी हर बार जब भी आप इसको देखेंगे, आप ऐसा कंसिडर करो कि आप ये सैटेलाइट को देख रहे हैं, तो ये सैटेलाइट हमेशा आपके सामने रहेगा, आपके सामने ये स्टेशनरी यानी आपको रुका हुआ दिखाई देगा, जबकि ये भी रिवॉल्व कर रहा है और आप भी क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, आप भी गर्दिश कर रहे हैं, यानी आप ज़मीन भी गर्दिश कर रही है और ये सैटेलाइट भी गर्दिश कर रहा है। लेकिन इसके और ये आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ठीक है, इसके लिए ये रिस्पेक्ट में है, ये रेस्ट में है, इसके लिए ये रेस्ट में है। तो आप उसको ज़मीन पर से इस सैटेलाइट को देख रहे हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को, तो ये आपके लिए रुका हुआ है। ये रुका हुआ नहीं है, ये भी गर्दिश कर रहा है, आप भी गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन आपका जो टाइम पीरियड है वो सेम है, 24 घंटे का आपका टाइम पीरियड है। इसलिए ये सैटेलाइट हमेशा हमारे सामने है, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पर छतरी की डायरेक्शन को कभी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये सैटेलाइट जो होता है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, ये हमेशा हमारे D2H के हेड के सामने होता है, ठीक है। यानी हमारी ज़मीन के ऊपर जो छतरी है वो भी रोटेशन कर रही है ज़मीन के सबब, ठीक है, और जो सैटेलाइट है ये भी रोटेशन कर रहा है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, इसलिए दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने रहेंगे। इसलिए इसे कहा जाता है जियो स्टेशनरी, यानी ज़मीन के लिए ये सैटेलाइट कैसा होता है, रुका हुआ होता है। ज़मीन के सरफेस से अगर कोई इस सैटेलाइट को देखता है तो उसके लिए वो सैटेलाइट क्या होता है, स्टेशनरी होता है, रुका हुआ होता है, ठीक है।
तो ऐसे सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं, जिनका वक्त दौरा, जिनका गर्दिश का दौर कितना होता है, 24 आवर्स होता है। तो ऐसे सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहाँ पर गर्दिश करते हैं, वो इक्वेटर के प्लेन में, इक्वेटर के मुस्तवी में वो क्या करते हैं, इस तरह से वो क्या करते हैं, ज़मीन के अतराफ में गर्दिश करते हैं, ठीक है। और उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गई इसकी एक बात। और ये ज़मीन से कितनी दूरी पर होता है, हमारी ज़मीन से कितनी दूरी पर होता है, इसकी हाइट कितनी होती है, तो ये हमारे ज़मीन से 36,000 किलोमीटर क्या होता है, दूर होता है, ठीक है। यानी इसका जो ऑर्बिट होता है, या ये हमारे सरफेस, ज़मीन की सरफेस से क्या होता है, बहुत दूर होता है, ठीक है। 36,000 किलोमीटर दूर होता है, इसलिए इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स होता है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि ऐसे सैटेलाइट जिनका वक्त दौरा 24 आवर्स होता है और वो ज़मीन के सरफेस के लिए वो क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, तो ऐसे सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो मैंने भी आपको बताया कि D2H जो सिग्नल होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हम D2H के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। इनसेट आपने सुने होंगे सैटेलाइट का नाम, वहाँ पर वो भी हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, ठीक है, जो इंडिया ने लॉन्च किया था, इनसेट, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अब दूसरा जो सैटेलाइट होता है वो होता है हमारा पोलार। पोलार यानी कुतुब, एन कुतुब, एस कुतुब, जो ज़मीन के दो पोल होते हैं, एन कुतुब और एस कुतुब। तो पोलार सैटेलाइट की हम नाम पर से समझ सकते हैं कि पोलार सैटेलाइट किसे कहेंगे। तो ऐसे सैटेलाइट जो कुतुब, ज़मीन के कुतुब के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करते हैं, इस तरह से ये हमारी ज़मीन है और वो कहाँ पर हरकत कर रहे हैं, ज़मीन के कुतुब के रिस्पेक्ट में अगर वो गर्दिश करते हैं इस तरह से, ये हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो हमारे इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, इक्वेटर के प्लेन में क्या कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। और ये वाले जो हमारे सैटेलाइट है जिनको हम पोलार सैटेलाइट कहते हैं, वो हमारे ज़मीन के एन पोल और एस पोल के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, गर्दिश करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पोलार सैटेलाइट कहते हैं। पोलार सैटेलाइट का जो वक्त दौरा होता है वो 85 मिनट का होता है। कितना होता है, 85 मिनट्स। यानी 85 मिनट्स में क्या कर लेता है, अपना एक चक्कर क्या करता है, ज़मीन के अतराफ। तो ये जो हमारा पोलार सैटेलाइट होता है, इसका जो रिवॉल्यूशन होता है, एक रिवॉल्यूशन, ये एक गर्दिश अपनी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अराउंड में ये 85 मिनट्स में क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। यानी 85 मिनट में ये अपना एक चक्कर क्या करता है, ज़मीन के अतराफ में क्या कर लेता है, मुकम्मल करता है, ठीक है। और दिन भर के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर ये कम से कम 16 मरतबा क्या कर लेता है, अपना रिवॉल्यूशन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अराउंड में ये क्या कर लेता है, ये कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो दिन भर के अंदर 24 घंटे में ये क्या करता है, 16 राउंड क्या कर लेता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अराउंड में क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरह के सैटेलाइट को हम कहते हैं पोलार सैटेलाइट, ठीक है। हमने यहाँ पर देखे थे कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट और एक पोलार सैटेलाइट। पोलार सैटेलाइट जो होते हैं वो दिन भर में क्या करते हैं, 16 मरतबा वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अराउंड में क्या कर लेते हैं, गर्दिश मुकम्मल कर लेते हैं। क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 85 मिनट्स का होता है। इनका टाइम पीरियड 85 मिनट्स का क्यों होता है, क्योंकि ये ज़मीन, सतह ज़मीन से 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर के दरमियान ही क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। यानी इनका जो ऑर्बिट का जो पाथ होता है, ऑर्बिट का जो रास्ता होता है उनका, ये बहुत छोटा सा होता है। यानी यहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, ये देखिए, ये हमारी ज़मीन से कितनी दूर होते हैं, 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं। ये कितनी दूरी पर है, ये 500 से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए ये क्या कर लेते हैं, 85 मिनट में अपना राउंड क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए ये दिन भर में 16 मरतबा क्या कर लेते हैं, ज़मीन के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अराउंड में क्या कर लेते हैं, गर्दिश मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सैटेलाइट होते हैं पोलार सैटेलाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोलार सैटेलाइट। ये इस्तेमाल इसलिए होते हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन होते हैं या स्टडी ऑफ सोलर रेडिएशन होता है, सोलर रेडिएशन के लिए, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए या वेदर की, मौसम की जानकारी के लिए इन सैटेलाइट का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारे अर्थ सैटेलाइट, जो दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा पोलार सैटेलाइट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा
अर्थ सैटेलाइट वाला जो टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट को किस तरह से खला में दागा जाता है, किस तरह से सैटेलाइट को ज़मीन के अतराफ गर्दिश कराया जाता है, चाहे वो पोलार सैटेलाइट हो चाहे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो, तो उनको किस तरह से हम भेज सकते हैं, उनका तरीका क्या है, उनको प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है, उनका प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है, इंशाल्लाह ये अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।